डायन को लगा कि सारी यादें उसके दिमाग में तैर रही हैं। कुछ पर सरनी ताले थे, जबकि कुछ साधना के ऐसे रास्ते नहीं थे जिन्हें वह अपनाना चाहता था, लेकिन उनमें से बहुत कुछ उपयोगी था। उसे लगा कि उसका अरोरा मध्य ब्लॉसम चरण में प्रवेश कर चुका है और यहाँ तक कि उच्च ब्लॉसम चरण के करीब भी पहुँच रहा है। बस एक और धक्का और वह वहाँ पहुँच जाएगा। डायन को अपनी यादों में कई आत्मा साधना विधियाँ पाकर बहुत खुशी हुई। अपनी आत्मा के निष्क्रिय विकास पर निर्भर रहने के बजाय वह अंततः इसके बारे में अधिक सक्रिय हो सकता था। एक खास याद को याद करते हुए डायोन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि जिस विशाल सरनी से मैं गुजरा था वह वास्तव में एक छिपी हुई सरनी थी। अगर मास्टर नहीं चाहते तो मैं इसे देख भी नहीं पाता। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जगह इतने लंबे समय तक छिपी रहने में कामयाब रही। वह भयावह आभा भी मार्शल फादर की राक्षस क्यूई लीक रही होगी। डायन ने गहरी सांस ली। हालांकि सेलेस्टियल लेडी ने कभी इतनी दूर जाने के बारे में नहीं कहा था, फिर भी उसने ऐसा किया। आप ही एकमात्र गुरु हैं जिनके सामने मैं इस जीवन में सिर झुका सकता हूँ। डायन ने दिव्यमृग के मृत शरीर के प्रति सम्मान में अपने हाथ जोड़ते हुए गहरा सिर झुकाया। दिव्यमृग वंश की 25वीं श्वेत माता, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। आपका शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। ऐसा लग रहा था कि 25वीं व्हाइट मदर अपने कबीले की आखिरी सदस्य थी। सेलेस्टियल डियर कबीले का युद्ध सामूहिक नरसंहार में समाप्त हुआ। डायन को लग रहा था कि उसके दिमाग में सीलबंद यादों का एक हिस्सा वास्तव में उन सभी वर्षों पहले हुई घटनाओं का विवरण था। अपने मार्शल पिता के प्रति प्रणाम करने के बाद डायोन कब्र से बाहर चला गया और उन्हें शांति से आराम करने देने के लिए भारी दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है, इन यादों के अनुसार संप्रदाय की बहुत सी अच्छी चीजें युद्ध में लूट ली गई थीं। हालांकि दिव्यमृग कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली एक संप्रदाय के लिए जो चीजें इतनी बेकार होंगी कि उन्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा, या शायद उग्र युद्ध के दौरान उन्हें उठाना कम महत्वपूर्ण होगा, वे मार्शल दुनिया के निचले क्षेत्रों के लिए समझ से बाहर होंगी। तो मुझे लगता है कि मैं तिजोरियों की भी जांच करूंगा। कुछ सरणियां हैं जिन्हें हमलावर तोड़ नहीं पाए। शायद मास्टर की याद में कोई तरीका हो। करीब 1 घंटे तक चलने और लिटिल ब्लैक के फर को सहलाने के बाद डायन आखिरकार हथियार की तिजोरी के पास पहुंचा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ऊपरी मंजिलों में से ज्यादातर लूटी जा चुकी थीं, लेकिन निचली मंजिलें हथियारों से भरी हुई थीं। मेरी स्थानिक अंगूठी यह सब लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं केवल कुछ ही लूंगा, शायद मेडेलिन को उपहार के रूप में एक वीणा। मुझे एली की मार्शल खेती के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं कुछ ले जाऊंगा तो उसे एक पसंद आएगा। मुझे तलवार के साथ डेलिया का भी धन्यवाद करना चाहिए। मैं एवा का भी आभारी हूँ, उसने मेरी जान 2 बार बचाई। डायन अलमारियों के पास से हथियारों को देखते हुए चला गया। ये सभी मास्टर स्तर के हथियार हैं। ये वे हथियार हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ दिए। जो हथियार उन्होंने वास्तव में लिए थे वे कितने शक्तिशाली थे। लोहारी और परोक्ष रूप से हथियारों की रैंकिंग प्रणाली लगभग उसी तरह काम करती थी जिस तरह से कीमिया प्रणाली काम करती थी। शुरुआत कॉमन लेवल से हुई, फिर प्रैक्टिशनर लेवल से, फिर मास्टर लेवल से और फिर ग्रैंड मास्टर लेवल से। इसलिए मास्टर लेवल का हथियार उस व्यक्ति के लिए सबसे उपयोगी था जिसने मेरिडियन फॉर्मेशन स्टेज को पार कर लिया था और एसेंस गैदरिंग स्टेज में प्रवेश कर लिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि निम्न स्तर के लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते थे, बल्कि यह कि जब तक आप उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक शक्ति अधिकतम नहीं होगी। यदि फोकस अकादमी में एक मास्टर स्तर का हथियार दिखाई दिया, नहीं, यहाँ तक कि बड़े संप्रदायों में भी हंगामा युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त होगा, यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर के लिए भी। डायन को मेडेलिन के लिए एक चमकता हुआ वीणा और साथ ही एक रक्षात्मक हेयरपिन मिला। उसे डलिया के लिए एक छोटी तलवार मिली जिसका हैंडल सफ़ेद था और जिसके अंत में लिली के फूल बंधे हुए थे। चूंकि डायन को यकीन नहीं था कि एली क्या चाहेगा, इसलिए उसने जो भी दिलचस्प लगा उसे उठा लिया। जब डायोन जाने वाला था तो उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी। ओह, वहाँ क्या है? डायन एक दरवाजे जैसी चीज़ के पास गया, लेकिन उसमें कोई हैंडल नहीं था। जब उसने अपनी नज़रें एकाग्र की तो उसे एहसास हुआ कि उसके ऑरोरा के बिना इस दरवाजे को देखना संभव नहीं था। अपने मालिक की यादों से उसे पता चला कि यह दरवाज़ा एक विशेष प्रकार से बंद किया गया था और इसे केवल इन्नेट ऑरोरा लपटों को छानकर ही खोला जा सकता था। डायन के हाथों ने धीरे से दरवाजे को दबाया। उसके स्पर्श से दरवाज़ा गर्म हो गया, फिर दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला गया और ऊपर की ओर गायब हो गया। अगर आक्रमणकारियों को पता चल जाता कि वे इसे पीछे छोड़ आए हैं तो वे पछतावे के साथ खून की खांसी करेंगे। यह एक ऐसा कमरा था जिसे सेलेस्टियल डियर कबीले ने विशेष रूप से उचित उत्तराधिकारियों की तलाश में बनाया था जब उन्हें पता चला कि उनका अंत अपरिहार्य है। यहाँ मौजूद हथियार सभी आध्यात्मिक श्रेणी के थे और हर तरह के एक एक हथियार भी थे। अगर उसके मालिक की यादें न होती तो डायन इन खजानों और उनकी रैंक को पहचानने के भी लायक नहीं होता। इस मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए पहले कॉमन, फिर प्रैक्टिशनर, फिर मास्टर, फिर ग्रैंड मास्टर ग्रेड थे।
केवल इसके ऊपर एक कदम आगे आध्यात्मिक ग्रेड के हथियार दिखाई देंगे। और मैं अपनी मेडेलिन को एक घटिया लिरिक्स देने ही वाला था कि तभी यह आ गया। वहां दर्जनों चबूतरे थे जो छोटी तलवारों, लंबी तलवारों, लचीले और कठोर भालों, संगीत की इच्छा रखने वालों के लिए संगीत वाद्ययंत्रों, चाबुकों, डंडों, हथौड़ों से भरे हुए थे। संप्रदाय ने वास्तव में अपने सभी आधारों को कवर किया। यद्यपि डायोन हथियारों से इतना परिचित नहीं था कि आध्यात्मिक श्रेणी में उनका सटीक क्रम निर्धारित कर सके, फिर भी उसने निष्कर्ष निकाला कि वे कम से कम उच्च स्तर के थे, जो 7वें से 9वें आध्यात्मिक स्तर तक थे। हालांकि ये तो आश्चर्यों की केवल शुरुआत थी। कमरे के अंत में डायन की नज़र एक अंगूठी पर पड़ी। ये चमकीले रंगों के साथ घूम रही थी जैसे कि यह रात का आसमान हो और उत्तरी रोशनी उंगली की पट्टी के आकार में सिकुड़ गई हो। डायन ने इसे उठाया और अपनी इंद्रियों को इसमें झोंक दिया, लेकिन उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। अंदर एक अतुलनीय विशाल दुनिया थी। भंडारण छल्ले कब से जीवन को संग्रहित कर सकते हैं। डायोन अवाक रह गया। रिंग के अंदर की जगह कम से कम सैकड़ों किलोमीटर की थी। यह उच्च स्तरीय जड़ी बूटियों के खेतों से भरा हुआ था। किनारे पर डायन ने लाखों पत्थरों का ढेर देखा। वे इतने उच्च ग्रेड के थे कि उसे पता ही नहीं चला कि यह किस स्तर का पत्थर था। वह केवल गहन पत्थरों से परिचित था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थे। वह जानता था कि सामान्य पत्थर, गहन पत्थर वगैरह वास्तव में साधना में मदद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस तरह वे साधना की दुनिया के लिए एकदम सही मुद्रा थे। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर वह उन पत्थरों के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश करेगा जिन्हें वह देख रहा था, तो वह फट जाएगा। मास्टर की यादों के अनुसार ये दाव पत्थर हैं। जब तक मैं दिव्य क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरे पास इनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत शरीर नहीं होगा। दाव संरचना से एक कदम दूर। यह मुझसे पूरे 5 क्षेत्र दूर है। मैं इनका उपयोग मुद्रा के रूप में भी नहीं कर सकता। भले ही मैं खतरे की अनदेखी कर दूं, मुझे कौन उचित बदलाव दे पाएगा। डायोन ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। यदि आप मुझे धन छोड़कर जा रहे थे, तो आप कुछ ऐसा छोड़ सकते थे जिसका मैं उपयोग कर सकता। आप जानते हैं, मैं अभी भी उनका उपयोग कर सकता हूं। अगर मुझे भविष्य में कभी किसी संरचना को शक्ति देने की आवश्यकता होगी, तो मैं सिर्फ एक का उपयोग कर सकता हूं। वास्तव में मैं संभवतः कई मजबूत संरचनाओं को शक्ति देने के लिए एक का उपयोग कर सकता हूं। साथ ही ये पौधे भविष्य में मेरे लिए खेती की गोलियां बनाने में उपयोगी हो सकते हैं। डायन ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। उसकी आंखें सोने की तरह चमक उठी जब वह अपने गुरु द्वारा छोड़े गए कंसीलमेंट एरे पर लगन से काम कर रहा था। कुछ बार असफल होने के बाद और कई घंटों की मेहनत के बाद वह आखिरकार 5वें प्रैक्टिशनर स्तर का कंसीलमेंट एरे बनाने में सफल हो गया। यह अब तक का सबसे उच्च श्रेणी का एरे था। जब तक ये जन्मजात ऑरोरा वाला कोई व्यक्ति नहीं था, या जब तक वे संत चरण में नहीं थे जो सार सभा चरण से पहले था, जिसका इरादा उसके माध्यम से देखने का था, वे उसकी अंगूठी की दुर्लभता को नहीं देख पाएंगे। हर तरह से यह एक निम्न स्तरीय भंडारण अंगूठी की तरह दिखाई देगा। डायन असल में हथियारों के साथ भी ऐसा करने की योजना बना रहा था। अगर वह उन्हें शीर्ष अभ्यासी स्तर के हथियारों तक कम कर देता, तो हालांकि वे प्रतिष्ठित होते, लेकिन ये बड़े पैमाने पर युद्धों का कारण नहीं बनता। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती गई, वह धीरे धीरे छिपाव को कम करता गया। डायोन मुड़ा और अपने नए रिंग में सभी हथियार रखने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया। मैं पूरी इमारत को रिंग में क्यों नहीं रख देता? वहां पर्याप्त जगह है। असल में मैं पूरे सेलेस्टियल डियर संप्रदाय को इसमें समाहित कर सकता हूं। शायद ये सरनी मास्टर सेटअप का दूसरा उद्देश्य था। इसने पूरे संप्रदाय को एक इकाई बना दिया। इसे रिंग से पहचाना जाना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद मैं यही करूंगा। मास्टर की यादों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे सरणियां हैं जिन्हें मैं दाउस्टोन से शक्ति प्रदान कर सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ प्रशिक्षण के लिए यहां वापस आना पड़े तो यह असुविधाजनक होगा। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पहले मैं पिल कंडेंसेशन तकनीक में निपुणता हासिल करना चाहता हूं ताकि मैं मेडेलिन को ठीक कर सकूं। डायन कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र एक लंबी काली तलवार पर पड़ी। उसने पहले जो भी हथियार देखे थे उन्हें उसने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन यह उसे बहुत पसंद आया। तलवार की लंबाई लगभग 7 फीट थी। इसमें हल्का सा घुमाव था और इसका गार्ड ब्लेड के साथ निरंतर था। इसकी एकमात्र विशिष्ट विशेषता इसके चारों ओर घूमते हुए धधकते काले सूरज थे। तलवार के बारे में सब कुछ दबंग था। ऐसा लग रहा था कि इसे देखते ही डायन को 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। डायोन स्थिर कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। तुम मेरे हथियार बनोगे। गर्जन। तलवार विरोध में हिल उठी। उसका क्रोध स्पष्ट था। डायन ने बिना किसी परेशानी के देखा। मैंने कहा है, इसलिए मैं यही कहूंगा। या तो तुम अभी हार मान लो, या फिर तुम यहाँ सड़ते रहो जब तक कि मैं ये तय न कर लूं कि मैं वापस आकर तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ। उस समय तुम मेरे साथी नहीं रहोगे, तुम मेरे गुलाम होगे।
मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। मैं तुम्हारा इस्तेमाल शौचालय साफ करने के लिए करूंगा। अगर तुम किस्मत वाले हो तो मैं शायद तुम्हें अपनी पीठ खुजलाने के लिए भी इस्तेमाल करूं। अभी अपना फैसला करो और जल्दी करो। मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगा। डायन की आवाज़ में रोब था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और उस पर चमकते क्रिस्टल से ढके काले रंग के स्केल दिखाई देने लगे थे। उसकी शर्ट फट गई जिससे लिटिल ब्लैक उसके सिर की ओर भागा और वह उत्साह में देखने लगा। हालांकि तलवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। गर्जन! तलवार ने डायन के माथे को छेदने की कोशिश की। एक अतुलनीय रूप से तेज हवा डायन को झकझोर रही थी, लेकिन तलवार के उसके सिर की ओर बढ़ने के दौरान वह भावशून्य रहा। टकराना! तलवार को देखते ही डायन के माथे से खून की धार बहने लगी। तलवार उसके सिर को चीरती हुई महसूस होने लगी और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन उसकी आंखें स्थिर रहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भ्रम मुझे मूर्ख बना देगा। तलवार डायोन के हाथों में आ गई, कंपन करती हुई। हालांकि वह निष्क्रिय हो गई थी, डायोन अभी भी उसके भीतर एक बेलगाम ताकत को महसूस कर सकता था। प्रथम मास्टर स्तर के हथियार के समान इसकी आभा को छुपाने में समय बिताने के बाद डायोन अंततः काले स्वेट और सफ़ेद टी पहनकर गोली कक्ष की ओर चला गया। ऐसा नहीं था कि वह अब आभा को छिपाना नहीं चाहता था, बस उसकी तलवार इतनी कमज़ोर नहीं दिख सकती थी। इसलिए डायन दूसरे कमरे में मिले एक ब्लैक मास्टर लेवल हथियार बेल्ट का उपयोग करके तलवार को बांधने के बाद केवल अपना सिर हिला सकता था। तारांकन तारांकन! डायोन जब एक गोली कक्ष में दाखिल हुआ जो कम से कम 10,000 वर्ग मीटर बड़ा था, तो औषधीय सुगंध की लहर फैल गई। क्या वाकई उन्होंने ये सभी उच्च स्तरीय गोलियां छोड़ दीं? कितनी बर्बादी है! कमरे को स्कैन करते हुए डायोन को अंततः वह क्षेत्र मिल गया जहां संविधान जागरण की गोलियां थीं। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। ये गोलियां अधिकतम 20% संविधान को ही जागृत कर सकती हैं। और वह अपने चरम पर था। इतने सालों के बाद वे 5% तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक देव स्तर के कबीले के लिए कैसे उपयोगी होगा? स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले से ही अपने लिए सभी मजबूत, बेहतर गोलियां ले ली हैं। लेकिन डायन को उम्मीद की किरण दिखी। यहाँ हजारों लोग थे, शायद लाखों लोग। यह उसके लिए अपनी तकनीक का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा था। वह जानता था कि 100% गोली के लिए सैकड़ों या हजारों गोलियों के संयोजन की आवश्यकता होगी। लेकिन सौभाग्य से उसके पास बहुत सारे मौके थे। वह 2 से शुरू करेगा और एक एक करके बढ़ाएगा। फिर वह क्लींजिंग गोली के साथ भी ऐसा ही करेगा ताकि मैडेलिन अपनी प्रतिभा की तरह विकसित हो सके। डायन पैर मोड़कर बैठ गया और गोली संघनन तकनीक पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ये काफ़ी सरल लग रहा था, लेकिन केवल अपने स्तर के साथ ऐसा करना लगभग असंभव था। हालांकि उसके गुरु ने कहा था कि यह संभव है, लेकिन सच्चाई ये थी कि यह तभी सच था जब यह मध्य खिलने की अवस्था की सीमा के भीतर एक गोली थी। अगर वह इतनी उच्च स्तरीय गोली के लिए ऐसा करना चाहता था तो उसे गोली और तकनीक की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होगी। 25वीं वाइट मदर ने केवल यही सुझाव दिया था कि यह संभव है, क्योंकि डायन की प्रतिभा और उसका जन्मजात ऑरोरा उसे ऐसी चीजें करने में सक्षम बनाता था जो एक नियमित सरणी कीमियागर नहीं कर सकता था। डायोन ने एक गहरी सांस ली और अपने दृढ़ संकल्प पर ध्यान केंद्रित किया। यह आसान होगा, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तारांकन तारांकन! लेखक का नोट: इस आने वाले दृश्य में कोई तारांकन 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 नहीं है, फिर भी कुछ लोगों के लिए इसे पढ़ना मुश्किल हो सकता है। जो लोग इसे छोड़ना चाहते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि वे अंतिम कुछ पैराग्राफ वाक्यों पर जाएं। बाल, मुझे पता है कि तुम टैमी के चचेरे भाई हो और सब कुछ, लेकिन क्या तुमने व्यक्तिगत स्थान के बारे में नहीं सुना है? एवा ने काफ़ी परेशान होकर कहा। वे काफ़ी समय से एल्विन वन में थे, लेकिन प्रत्येक बीतते दिन के साथ बाल अधिकाधिक आक्रामक होता जा रहा था और उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी जो एवा को अधिकाधिक असहज बना रही थी। हालांकि बाल ने उसे जवाब देने की परवाह नहीं की। बाल ने टैमी की ओर देखा। एक दिन से भी कम समय बचा है न? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तक बाकी लोगों को आइटम मिल गए होंगे? वह किस बारे में बात कर रहा है? एवा ने सोचा। टैमी चुप रही, कांप रही थी क्योंकि वह अपनी दोस्त की आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसकी आवाज़ कांप उठी, लेकिन दांत पीसते हुए बोली, इसके लिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। बस तुम इंतज़ार करो। टैमी अपनी साधना में व्यस्त हो गई और उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। टैमी को गायब होते देख बाल की हंसी अंधेरे जंगल में गूंज उठी। उसे ये सब बहुत मज़ेदार लग रहा था, वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। एवा ठिठक गई और उस ओर देखने लगी जहां टैमी गायब हो गई थी। जंगल का अंधेरा और भी भयानक लगने लगा। क्या हो रहा है? टैमी मेरिडियन फॉर्मेशन दायरे में है। मुझे लगा कि वह 8वें फॉर्मेशन स्टेज लेयर में है। अवा अचानक दर्द से चिल्ला उठी जब बाल ने पीछे से उसकी छाती पकड़ ली, धीरे धीरे उसके पैर को सहलाते हुए। मैं लंबे समय से तुम्हारा स्वाद लेने का इंतजार कर रहा था। वह लड़ती झगड़ती रही, लेकिन उनकी साधना में बहुत अंतर था।
बाल ने उसे इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए जो गिरने ही वाले थे। अपमान और दर्द के मिश्रण ने उसके दिल को लगभग सीने से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। टकराना। एवा को लगा कि उसकी सांसें रुक गई हैं जब बाल ने उसे पेड़ पर पटक दिया, उसकी चमड़े की टॉप फाड़ दी और घिनौनी नजरों से घूरने लगा। एवा अपनी छाती को ढकना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि बिजली की चिंगारी उसके शरीर से होकर गुजर रही है, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गई है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी नसों में दौड़ती बिजली उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। बाल ने एवा के कान में झुककर उसे कांपते हुए अपने हाथों से उसके स्तनों को सहलाया। कैसा लगता है, मतलब अपने दोस्त द्वारा त्याग दिया जाना? मुझे आश्चर्य है कि अगर तुम्हें पता चले कि उसने तुम्हारे भाई को भी ऐसे ही छोड़ दिया है तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे? वह काफी ठंडी कुतिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता? एवा कांप उठी। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे ये बीमार कमीना कुछ भी करे, वह रोएगी नहीं। लेकिन उसने जो कहा था उसका उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था जैसा बाल देखना चाहता था, वही घुमावदार जटिल दर्द जो अभी एवा की आंखों में नाच रहा था। अंधेरे में भी यह इतना चमकीला था कि स्वाद लेने से पहले ही वह खुशी से कराह उठा। बाल ने उसके स्तन को कसकर पकड़ लिया मानो अपनी वासना प्रकट करना चाहता हो। उसकी आंखें लगभग पीछे की ओर घूम गईं। एवा ने अपने होंठ को जोर से काटा। उसे महसूस हुआ कि खून की धार उसकी ठुड्डी से नीचे बह रही है। फाड़ना। एवा को ठंडी हवा का एहसास हुआ जब उसकी शॉर्ट्स खींची गई, लेकिन उसकी आंखें सुस्त थीं, लगातार आंसू बह रहे थे। एक कठोर दर्द उसके गाल में फट गया जब वह पेड़ की छाल से टकराया। पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपी हुई टैमी की उंगलियां ठोस लकड़ी में धंसी हुई थीं, उसकी नीली आंखें लगभग लाल हो रही थीं। एक ऐसा अपराधबोध जिसे वह कभी नहीं मिटा सकती थी, उसके मन और शरीर में भर गया। मैं एरियोस को नहीं बचा सका और मैं तुम्हें भी नहीं बचा सका। उसी समय दूर से एक सरसराहट की आवाज़ आई, जिससे बाल की नज़र उस ओर पड़ी। ओह, ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैं जो मज़ा बढ़ाना चाहते हैं। एवा। बाल ने एवा के नंगे नितंबों को घूरा। चांदनी की रोशनी बस इतनी ही थी कि वह एक मनोरम दृश्य देख सके। बाल ने अचानक देखा कि एवा बहुत चुप थी। चुप रहना ठीक था, लेकिन उसके शरीर ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। भले ही वह अभी तक मज़ेदार हिस्से तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वह थोड़ी बहुत नियंत्रित थी, है न? हो, तुमने तो खुद को मार ही डाला। टीएस, यह कोई मजाक नहीं है। बाल की हंसी टैमी के दिल में एक घुमावदार चाकू की तरह थी। ये बहुत बुरा है, मैं लाश के साथ खेलने से ऊपर नहीं हूं। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया है कि कम से कम तुम्हें चखने का मौका तो न मिले। बाल ने एवा को पलट दिया, उसके गाल को अपने हाथ से सहलाया और उसके स्तनों को उछलते कूदते देखा। दुर्भाग्य से उसकी आंखों में खालीपन देखकर यह स्पष्ट था कि एवा ने अपनी जान लेने के लिए पहले ही किसी अज्ञात तरीके का इस्तेमाल कर लिया था। शर्म की बात है। उस समय बाल की नज़र अचानक संकुचित हो गई। उसका शरीर चमक उठा और दर्जनों मीटर दूर प्रकट हो गया, जिससे एवा की नग्न लाश जमीन पर गिर गई और दो लोगों के सामने प्रकट हुई जिन्होंने उसके मज़े पर अतिक्रमण किया था। कौन? वीनस की आवाज़ जंगल में गूंज उठी और वह तुरंत एली का हाथ अपने हाथ में लेकर पीछे कूद पड़ी। बाल ने अपने होंठ चाटे। एक और सुंदरी, और यह वास्तव में जीवित है। अच्छा। ओह, क्या वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? ये और भी अच्छा है, इस तरह से तुम मज़ेदार भाग तक पहुंचने से पहले खुद को नहीं मारोगे, है न? चांदनी रात में बाल की मुस्कान चमक रही थी। वीनस के चेहरे पर घृणा का भाव उभर आया जब उसने देखा कि बाल की पैंट से कुछ भद्दा और भद्दा सा लटक रहा था। एली कांप उठा, लेकिन उसने अपनी बहन को कसकर पकड़ रखा था। उसने भागने से इनकार कर दिया और अपनी बहन को अकेले ही बचाने के लिए नहीं छोड़ा। एली ने भागने का कोई रास्ता खोजने के लिए उस क्षेत्र को बेतहाशा देखा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह अंदर तक हिल गया। एवा। एली कांप उठा जब उसने देखा कि एवा का नग्न और निर्जीव शरीर एक पेड़ के सहारे निढाल पड़ा हुआ है। वीनस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया जब उसने देखा कि एली ने क्या देखा था। एली, वह मुझसे बहुत ताकतवर है। मुझे चाहिए कि जब मैं कोई रास्ता बनाऊं तो तुम भाग जाओ। हम जल्द ही अपने आप टेलीपोर्ट हो जाएंगे, वीनस ने जल्दी में फुसफुसाया। बाल धीरे धीरे भाई बहनों की ओर बढ़ा। तुम बहुत प्यारे हो छोटे बच्चे, मैंने बहुत दिनों से लड़कों का मांस नहीं खाया है। क्या मैं भी तुम्हारा मांस चखूं? वीनस और एली प्रतिक्रिया करने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। वीनस को उड़ा दिया गया, उसके कपड़े बिजली की चमक से जल गए और रात के आकाश में राख में बदल गए। बहन। एली के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसने बाल को घृणा से देखा। यही वह भावना है जिसकी मुझे तलाश थी। तुमने मुझे जगा दिया। बाल का लिंग घृणित रूप से पूरी तरह से खड़ा हो गया और वह अपने होंठ चाटने लगा। बाल ने एली के बालों को मुट्ठी में भर लिया और उसके चेहरे से आंसू चाटते हुए कहा, तुमने मेरे लिए कितना विचारशील काम किया है, तुमने मेरे लिए खुद को नमक से भर लिया है। एली ने बाल के घुटने पर जोरदार लात मारी, लेकिन बाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होने पर वह निराश हो गया।
मुझे लात मारना, यह अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है। शायद सज़ा के तौर पर मुझे तुम्हें ये देखना चाहिए कि मैं पहले तुम्हारी बहन को ले जाऊं। बाल ने एली को घसीटकर उस स्थान पर ले गया जहां उसकी बहन बेहोश पड़ी थी, तथा एली के चेहरे को अपनी खुली छाती से दबा दिया। एली के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा करने के लिए एक व्यक्ति कितना बीमार और विक्षिप्त होना चाहिए। तुम्हारी बहन के स्तन काफ़ी बड़े हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने एली के गाल को एक स्तन में दबाया और उसे ये देखने के लिए मजबूर किया कि वह दूसरे स्तन का एक मुट्ठी भर हिस्सा लेकर उसे बेतहाशा दबा रहा है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी अपनी बहन के बारे में कुछ कल्पनाएं हैं, है ना? देखो वह कितनी सुंदर है। बाल की भयंकर हंसी गूंज उठी जब उसने एली के गालों पर हथेली से हल्के से थप्पड़ मारा। बाल ने उसे एक तरफ फेंक दिया, जिससे एली जमीन पर लंगड़ा कर गिर पड़ा। वह सिर्फ ये देख सकता था कि बाल ने उसकी बहन को कैसे पलट दिया। बाल ने धीरे से अपनी उंगली चाटी और उसे हवा में ऊपर उठाया, मानो वह सचमुच हवा को रोकना चाहता हो। एक और कुंवारी, बाल ने अपनी गीली हथेली से वीनस को जगाया। अरे तुम सो नहीं रही हो? वीनस ने कराहते हुए अपने शरीर की स्थिति देखी और डर के मारे पीछे की ओर उछल पड़ी। वीनस को अपने खुले शरीर की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत ही बाल की ओर लताओं को भेज दिया। एली, अब अग्नि प्रतीक, बर्फकोर और उर्वरक घोड़े को एक साथ कुचल दो। एली मुश्किल से हिल पा रहा था। वह ठीक वही करना चाहता था जो उसकी बहन ने कहा था, लेकिन संघर्ष करते समय उसके आंसू केवल मिट्टी पर ही गिर रहे थे। वीनस को जब समस्या का एहसास हुआ तो उसने निराशा से देखा। बाल के उसके पास आने पर वह धीरे धीरे पीछे हट गई। तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसे अद्भुत स्तनों को दुनिया से नहीं छिपाना चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद शायद मैं उन्हें किसी लकड़ी पर रख दूं ताकि सब लोग देख सकें। बाल की आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। जैसे ही बाल शुक्र ग्रह पर पहुंचने वाले थे, टिमटिमाती रोशनियां उन्हें घेरने लगीं। भाड़ में जाओ। बाल ने घृणा से देखा और वह गायब हो गया। वीनस ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वह घबरा गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह संरचना एवा के शरीर को नहीं ले जा रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। वीनस ने जल्दी से एवा को अपनी अंगूठी में खींच लिया और फिर अपने भाई के पास जाकर उन्हें कंबल से ढक दिया। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मुझे खेद है एली, बहन आपकी रक्षा करने में असमर्थ है। एली केवल अपनी बड़ी बहन को रोते हुए देख सकता था जब वे गायब हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि उस रात एल्विन जंगल में हुई त्रासदी सिर्फ उनकी नहीं थी। हर जगह सैकड़ों छात्र बलिदान के रूप में मारे गए। उनके स्वाभिमान को कुचला गया, उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज किया गया, उनकी गरिमा छीन ली गई। हालांकि स्तंभ परिवारों और बड़े संप्रदाय के नेताओं को यह नहीं पता था कि जैसे ही उन्होंने डायोन के दोस्तों को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया, उनका भाग्य तय हो गया था। तारानकन, हजारों मील दूर एक अंधेरे महल के हॉल में एक दरार गूंज उठी। एवा, एक बुजुर्ग आत्मा क्रिस्टल की एक पंक्ति के पास भागा। उसे पता था कि वे कबीले के सदस्यों के जीवन से जुड़े हैं। अगर कोई टूट जाता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है या मर गया है। उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा तोड़ दिया। वह मृत होने का नाटक कर रही है। वह इस तरह के निषिद्ध खतरे का उपयोग करने के लिए वास्तव में खतरे में होगी। ये वैसा ही था जैसा कि बुजुर्ग ने सोचा था। एवा ने स्थिति से बचने और अपनी कौमार्य की रक्षा करने के लिए खुद को मौत जैसी स्थिति में लटका दिया था, लेकिन उसने कम करके आंका था कि बाल कितना घिनौना था। वह उसकी मृतदेह के साथ भी जारी रखने की योजना बना रहा था। अगर यह वीनस और एली के लिए नहीं होता तो कौन जानता है कि यह कब खत्म हो जाता। एवा के लिए उसका कौमार्य गौण था। उसके दिल में जो गुस्सा था वह कभी कम नहीं होने वाला था। अब आखिरकार उसके पास एक लक्ष्य था, न केवल खुद के लिए बल्कि उसके भाई के लिए भी, जो बहुत जल्दी मर गया। स्टॉर्म परिवार। बुजुर्ग सिंहासन कक्ष की ओर दौड़े। लीडर, युवा मालकिन मुश्किल में है। हम उसे और युवा मास्टर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये स्पष्ट है कि फोकस अकादमी में कुछ चल रहा है। 2 शीर्ष प्रतिभाओं की इस तरह हत्या, यह कोई संयोग नहीं है। मारे गए। एक तेज आवाज फेंके गए कमरे से निकली। आग जैसे लाल बालों वाला एक आदमी गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उसके दबाव से फर्श टूट गया था। वह अभी तक मरी नहीं है, संप्रदाय नेता, लेकिन उसने हमारे कबीले के हत्यारे की तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी आत्मा को चकनाचूर कर दिया। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो इसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसे मारने वाला व्यक्ति यह जान लेता है कि वह जीवित है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वह हम पर भरोसा कर रही है। हत्यारे गिरोहों को संगठित करो। ऐसा लगता है कि यह फोकस अकादमी सोचती है कि मैं उदार हूं क्योंकि मैंने अपने बेटे की मौत को जाने दिया। नहीं, मैं केवल यही सोचता हूं कि एक आदमी को अपनी शक्ति के तहत जीना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी अलग है। मैं अपने सभी बच्चों को नहीं खोऊंगा। अगर मुझे उस अकादमी में सभी को नष्ट करना पड़े तो मैं करूंगा। हाँ नेताजी, बुजुर्ग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। उनके कंधे ताकत के नीचे कांप रहे थे।
सिकारियस कबीले में हलचल मची हुई थी। एक हत्यारे कबीले के रूप में वे आमतौर पर छाया में काम करते थे। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि सिकारियस कबीला हत्यारों के गिरोह का नेता था। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए सिकेरियस कबीला महाद्वीप के किनारे के पास एक पिछड़ा कबीला था। हालांकि महाद्वीप के केंद्र के लिए सिकेरियस कबीला रॉयल गॉड कबीले का रक्षक था, और रॉयल गॉड कबीले के लिए सिकेरियस कबीला महाद्वीप का भूमिगत नेटवर्क था। सिकेरियस कबीले की ताकत का सामना फोकस अकादमी नहीं कर सकती थी जब तक कि असली स्टॉर्म परिवार खुद को प्रकट न कर दे। कुछ ऐसा जो वे निश्चित रूप से नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्टॉर्म कबीले के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उनके सभी प्रतिभाशाली लोग, उनका भविष्य फोकस अकादमी में केंद्रित होने के साथ, और ये तथ्य कि एवा वास्तव में जीवित थी और मरी नहीं थी और वह जागने के बाद अपनी सच्चाई बता पाएगी। स्टॉर्म कबीला चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता था और अपने जूनियर्स को मरते हुए देख सकता था। यह एक आदर्श तूफान की तरह लग रहा था। कामी भगवान कबीले की महत्वाकांक्षाएं, दुष्ट दायु कबीला, बेखबर स्तंभ परिवार, असहाय सेपियंटिया परिवार और मेडेलिन बड़े संप्रदाय, क्रोधित सिकारियस कबीला, दुष्ट तूफान कबीला। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुटों के इस संघर्ष में गोली खाने वाले कमरे में चुपचाप बैठा एक 17 वर्षीय युवा लड़का सबसे बड़ा प्रभाव डालेगा। कल अधिक अध्यायों के साथ वापस आऊंगा। आज रात केवल एक ही प्रकाशित कर सका। अंगूठी अंगूठी। स्वर्ग की घंटियां तब बज उठी जब डायन ने 3 गोलियों के 2 सेटों को संतुष्टि से देखा। उसे जितना समय चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समय लगा, वास्तव में 2 सप्ताह, लेकिन आखिरकार वह 300% प्रभावी संविधान जागृति गोलियां और 3 साधना सफाई गोलियां बनाने में कामयाब रहा। उसे हर एक की 3-3 गोलियों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि भविष्य में उसे शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वास्तव में अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सफाई की गोलियां एक कारगर हथियार हो सकती हैं। उन्हें मिलाने के बाद वे एक शीर्ष दिव्य चरण विशेषज्ञ की साधना को साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए। ये सोचकर डायन कांप उठा, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे होश आया। ऐसे विशेषज्ञ के मुंह में कोई चीज़ ज़बरदस्ती डालना असंभव होगा, खासकर तब जब वह विशेषज्ञ जो भी हो वह इतना शक्तिशाली होगा कि उसे ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकता है जिसकी उसके पास सिर्फ 3 ही मात्राएं हैं। इसलिए ऐसे विशेषज्ञ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसे इसे पीसकर पाउडर बनाना होगा और हवा में उछालना होगा। लेकिन अगर इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो यह शायद सिर्फ पीक एसेंस गैदरिंग विशेषज्ञ के खिलाफ ही कारगर होगा। खैर, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है और मैंने सिर्फ 6 गोलियां बनाई हैं और हथियार की नरक सरणी सीखी है, गति सरणी रूप। लेकिन मेरे शरीर की बढ़ी हुई ताकत के बावजूद मेरे पास अभी भी कोई मूवमेंट तकनीक नहीं है। इसके अलावा अगर मैं अब तलवार चलाने की कोशिश करूं तो मैं एक जोकर की तरह दिखूंगा। मैं विश्व रिंग में स्पिरिट फलों का उपयोग रक्त के साथ विलय करने और अपनी गति और शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तकनीकें अधिक प्रभावी होंगी। मैं अभी तलवार, आकाशीय, वायु और अंतरिक्ष इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आकाशीय, वायु और अंतरिक्ष की थोड़ी सी समझ के साथ मेरे पास आकाशीय गति तकनीक का उपयोग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी होगी। तलवार की इच्छा एक आवश्यकता है, डायन ने मुस्कुराते हुए सोचा। एक खूबसूरत लड़की को बचाते हुए 7 फुट लंबी तलवार चलाना बहुत ही शानदार होगा। बेशक अगर दूसरों को डायन के विचार पता होते तो वे उसे पागल समझते, लेकिन सेलेस्टियल डियसेक्ट के प्रशिक्षण कक्षों के साथ वह इसे काम करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में था। इसके अलावा डायन ये देखना चाहता था कि क्या वह आत्मा तकनीक और साधना की बेहतर समझ हासिल कर सकता है। लेकिन उसे यह जानकर बहुत निराशा हुई कि आत्मा तकनीक को आजमाने में समय लगता है और अक्सर उसे टीम के सहयोग से लंबी दूरी पर रहना पड़ता है। इसलिए उसने बचाव पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। देवोर नामक एक रक्षात्मक आत्मा तकनीक सीखकर अगर कोई उस पर अपनी आत्मा से हमला करता है तो वह न केवल बचाव करने में सक्षम होगा, बल्कि वह उनके हमले को अवशोषित करके अपनी आत्मा को तेजी से मजबूत भी करेगा। डायोन को ये जानकर खुशी हुई कि यदि वह इस रक्षात्मक कौशल के दूसरे चरण में पहुंच गया तो यह एक आक्रमण कौशल बन सकता है जिसमें वह संपर्क का उपयोग करके बलपूर्वक यादों को अवशोषित कर सकता है, लोगों की इच्छा को मिटा सकता है और उनकी आत्मा की शक्ति को अपना बना सकता है। हालांकि डायन ने लोगों की यादों को पढ़ने का तरीका सीख लिया था, लेकिन उन लोगों को या तो बेहोश होना पड़ता था या फिर स्वेच्छा से ऐसा करने की अनुमति देनी पड़ती थी। वह अपने गुरु जितना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए वह केवल उसी पर संतुष्ट हो सकता था। अपने प्रशिक्षण के दौरान डायन ने आत्मा साधना शिष्टाचार के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि कैसे अपनी आत्मा की शक्ति को छिपाना बुद्धिमानी है ताकि हमलावर आपको कम आंकें और खुद को चोट पहुंचाएं। उसने सीखा कि दूसरों की जांच करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करना कितना असभ्य है और कैसे यह अक्सर संघर्ष का कारण बन सकता है।
उसने जन्मजात आत्माओं के बारे में भी जाना और ये तथ्य कि उसकी आत्मा केवल मध्य खिलने वाले चरण के शिखर पर इतनी जल्दी पहुंच गई क्योंकि वह उस शक्ति के साथ पैदा हुआ था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह इसे प्रकट नहीं कर सका क्योंकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर था। ऐसा लग रहा था कि उसकी जन्मजात आत्मा उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली थी जितना उसने सोचा था, और किसी तरह उसे अभी भी लगा कि उसके पास विकास के लिए और जगह है, लेकिन उसका शरीर एक बार फिर एक सीमित कारक बन गया था। तो बस इसी तरह डायन ने उन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके खून और पसीने ने प्रशिक्षण कक्षों को रंग दिया, उसकी मांसपेशियों में दर्द हुआ और उसके दिमाग ने आत्मा को प्रशिक्षित करने के दर्द को सीखा। उसने कठपुतलियों से लड़ाई की और संरचनाओं को नष्ट कर दिया। अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए एक दिन में दसियों दांव पत्थरों से भागता रहा। वह रिकवरी पूल में नहाते थे और कभी कभी बिना आराम किए 5 से 6 दिनों तक जागते रहते थे। उनके दिमाग में एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य था। फोकस अकादमी को जल्द ही उसका क्रोध महसूस होगा। तारांकन 1 महीने बाद शीतकालीन संक्रांति की पूर्व संध्या पर डायन तलवार साधना कक्ष से बाहर निकला। उसकी आंखें तेज थीं, उसका आभामंडल बदल गया था। उसके रूप में शैतानी और अलौकिक उपस्थिति का मिश्रण था और उसका हर कदम हवा को चीरता हुआ प्रतीत होता था। खेती के कमरे की ओर देखते हुए डायन की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वह तलवार इरादे वाला कमरा हास्यास्पद है, खासकर तब जब मैंने गलती से अधिकतम स्तर शुरू कर दिया। अगर यह सुरक्षा कार्यों के लिए नहीं होता तो मैं मर चुका होता। हालांकि डायन के दिल में गर्व था। हालांकि उसने अभी तक कोई तलवार चालन तकनीक नहीं सीखी थी, लेकिन उसे अपने कौशल पर ज्यादा भरोसा था। वास्तव में पर्याप्त अभ्यास के साथ वह एक दिन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था जहां तलवार चालन तकनीकें अप्रचलित थीं। जल्द ही डायन को इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि वह इच्छाशक्ति सीखने के लिए समय में हेरफेर करने वाले साधना कक्षों का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि इससे इच्छाशक्ति में विकृति आ जाती। लेकिन उसे विश्वास था कि वह इतना मजबूत हो गया है कि वह सब कर सकता है जो करने की जरूरत है। डायन को इस बात की अच्छी समझ थी कि ज्यादातर बुजुर्ग सिर्फ नींव के चरण के शिखर पर थे। इसके अलावा परिवार के मुखिया सिर्फ मेरिडियन गठन चरण के सबसे निचले स्तर पर होंगे। डायन को यह नहीं पता था कि उसी दिन बड़ा संप्रदाय टूर्नामेंट हो रहा था। डायन का शरीर चमक उठा, जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वह सेलेस्टियल डियस एक्ट को छुपाने वाले विशाल समूह के ऊपर दिखाई दिया। जब वह खेती के कमरों में था तो उसने लिटिल ब्लैक को रिंग में डाल दिया था ताकि वह छोटा लड़का स्पिरिट फ्रूट खा सके और अपने दिल की इच्छा के अनुसार सो सके। उसके हाथ की एक लहर से विशाल संप्रदाय की भूमि गायब हो गई। पानी खाली जगह को भरने के लिए दौड़ा। जैसे ही डायन फिर से चमका, कुछ ही सेकंड में दसियों मीटर की दूरी तय कर ली। उनकी नज़रें तेज थीं और उनका लक्ष्य एक ही था, फोकस अकादमी। एक गुप्तचर सरणी का उपयोग करते हुए डायन फोकस अकादमी के फर्श पर चला गया। महीनों से दबा हुआ गुस्सा उसके दिल में उबल रहा था, लेकिन वह शांत होने की कोशिश करने के लिए गहरी सांसें ले रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैडलिन कहाँ है, और हालांकि सेपियंटिया पीक पर पूरी तरह से लड़ने से उसका गुस्सा निकल जाएगा, लेकिन इससे कामी परिवार को जवाबी कदम उठाने का समय भी मिल जाएगा। उसका सबसे अच्छा विकल्प यह था कि वह चुपचाप रहे और अपनी निराशा को बाहर निकालने से पहले उस पर नजर पड़ने तक इंतजार करे। इसलिए उसने एली के कमरे 111 में जाने का फैसला किया ताकि वह देख सके कि उसका दोस्त कैसा है। डायन जब स्कूल से गुजर रहा था तो वह छात्रों की बड़बड़ाहट सुन रहा था। चूंकि वे उसे देख नहीं सकते थे, इसलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के बोल रहे थे। क्या आपने एल्विन वर्ल्ड में मारे गए सभी छात्रों के बारे में सुना है? हाँ, इसका एक कारण यह है कि पहले इसमें कोटा हुआ करता था और केवल हम में से सर्वश्रेष्ठ ही जा सकते थे, लेकिन किसी कारण से इस वर्ष सभी को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। डायोन की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि फोकस अकादमी से ये सभी नए छात्र आए हैं, और एल्विन वर्ल्ड में गए बहुत से छात्र बताते हैं कि वे कितने क्रूर थे। सचमुच, वे कौन थे? हर कोई सोचता है कि वे स्टॉर्म परिवार से हैं। उनके पास पेटेंटेड सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं, लेकिन वे अजीब तरह से मजबूत थे। हम सभी को लगता था कि उनके पास सबसे अच्छे प्रतिभाशाली लोग टैमी और हॉक थे, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत गहराई से छिपा लिया है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा क्यों है। शायद वे संप्रदाय के नेता पाटिया नेवा से संप्रदाय प्रमुख का पद छीनने की योजना बना रहे हैं। मैंने सुना है कि बहुत से बुजुर्ग उससे नाखुश हैं। वह अन्य स्तंभ परिवार के नेताओं की तुलना में भी कम बार दिखाई देता है। हालांकि हर कोई जानता है कि इसका सबसे अधिक संबंध उसकी लापता पत्नी से है। सहानुभूति ऐसी चीज नहीं है जो आपको अक्सर मिलती है। शश, बहुत जोर से मत बोलो। पास आओ। मैंने एक और बड़ी जानकारी सुनी है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया है। चारों ओर देखने के लिए रुकने के बाद छात्र ने कहा, मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर एवाइल्व में हताहतों में से एक थीं। टकराना। एक गहरी हत्या की मंशा ने डायन के छिपे हुए कवच को हिला दिया। एक पल में वह गायब हो गया और जितनी जल्दी हो सके एली के कमरे की ओर भागा। मैं उसका ऋणी हूँ।
हालांकि मैं उस दिन जीवन रक्षक उपाय के कारण वास्तव में नहीं मरता, लेकिन यह अभी भी कायम है कि वह मेरे लिए खड़ी रही। फिर उसने मदद करने की कोशिश की जब उसे लगा कि मुझे निकाल दिया जाएगा। अगर मुझे पता चला कि उसके सिर का एक भी बाल चोटिल हुआ है। डेरियस के साथ हुई घटना के बाद डायन का एवा से थोड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन इससे एवा के प्रति उसकी कृतज्ञता में कोई बदलाव नहीं आया। उसके लिए वह एक प्यारी दोस्त होने के साथ साथ एक ऐसी महिला भी थी जिसने 2 बार उसकी जान बचाई थी। वीनस ने उलझन भरी नज़र से दरवाज़ा खोला, लेकिन जब देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने भाई की तरफ देखा। एली बिस्तर पर पीला और बेजान पड़ा था। वह बीच बीच में जो उखड़ी हुई सांसें लेता था वही एकमात्र चीज़ थी जो आपको यह विश्वास दिलाती थी कि वह जीवित है। वीनस की आंखें आंसुओं से लाल थीं और वह अंकल आइल के बगल में खड़ी थी। चिंता मत करो छोटी वीनस, तुम्हारी मालकिन जल्द ही यहाँ आ जाएगी। मुझे यकीन है कि उसके पास मदद करने का कोई तरीका होगा। हालांकि ये छोटी एवा लड़की एक अजीब मामला है, उसने एवा की ओर देखते हुए कहा जो बहुत दूर नहीं एक मेज पर लेटी थी। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरी ऑरोरा में जीवन के हल्के संकेत मिल रहे हैं। कांच के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। डायन की सुरक्षा व्यवस्था टूट गई जब वह एली के बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना पीला नाजुक हाथ उठाया। वीनस चौंक कर उछल पड़ी। अच्छी तरह प्रशिक्षित चाल के साथ पीछे की ओर छलांग लगाते हुए कांटेदार लताओं ने तुरंत डायन को लपेट लिया, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वीनस कांप उठी, उसका शरीर इतना मजबूत क्यों है? वीनस, रुको! अंकल आयल ने आगे बढ़कर डायोन के कंधे को छुआ, फिर खुद को चुटकी काटी। डी डायोन, क्या ये सचमुच तुम हो? डायन ने अंकल आयल को देखकर कड़वी मुस्कान दी। अरे अंकल आयल, बहुत दिनों बाद मिले। वीनस ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अभी भी आशंकित थी। वह इतना ताकतवर है? वीनस द्वारा अपनी बैलें हटाने के बाद अंकल आयल ने डायोन के कंधे को जोर से पकड़ लिया। अच्छा, उसने आंशिक रूप से रुंधे हुए स्वर में कहा, आप सभी लोग इतनी कम उम्र में मरने के लायक नहीं हैं। डायन ने उसकी पीठ थपथपाई। अब आओ अंकल एल, पुरुषों को इतना नहीं रोना चाहिए। मैं अब यहाँ हूँ, तो चलो उन्हें बचाओ। उन्हें बचाओ? क्या ये संभव है? अंकल एल डायन की ओर देखते हुए केवल अपना सिर हिला सकते थे। ये लड़का वास्तव में बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। उसे पूरा भरोसा है कि वह उन्हें बचा सकता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से लाल हैं। फिर भी वह कहता है कि पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। डायन ने पीली चेहरे वाली लड़की की तरफ देखा, धीरे से उसके लाल बालों को उसके चेहरे से दूर धकेलते हुए। वह इस समय कंबल में लिपटी हुई थी और उसकी बाहें बाहर लटकी हुई थीं, लेकिन डायन को पता चल गया था कि वह नग्न थी, और उसे इस बात का बहुत अच्छा अंदाजा था कि वह क्यों नग्न होगी। यद्यपि वह अत्यंत शांत दिख रहा था, परंतु उसके अंदर उबलता हुआ क्रोध एक नए स्तर पर पहुंच गया था। उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है। अपने मालिक की यादों को समेटते हुए डायन ने उसके शरीर की जांच करने के लिए अपने ऑरोरा का उपयोग करने के बाद इसे एक साथ जोड़ना शुरू किया। उसने अपनी मौत को झूठा साबित करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक बड़ी कीमत पर आता है। उसे बस एक आत्मा को ठीक करने वाली गोली की जरूरत है। वीनस और अंकल एल लड़खड़ा गए। कीमिया में विशेषज्ञता रखने वाले परिवार से होने के कारण वे ऐसी गोली का मूल्य जानते थे। यहाँ तक कि कामी को भी ऐसी गोली के लिए भुगतान करने के लिए अपनी महिमा की योजनाओं में दूसरे परिवार को शामिल करने की कीमत चुकानी पड़ी। और यह इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना था कि मायूमी की आत्मा की क्षति एवा की तुलना में काफ़ी कम थी। वीनस ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ तक कि हमारा विरोधी परिवार भी इतनी शक्तिशाली गोली बनाने में सक्षम नहीं है जो उस क्षति को ठीक करने में मदद कर सके। मुझे डर है कि हमें किसी अन्य अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। चाचा भतीजी की जोड़ी कटु चुप्पी में डूब गई। उन्हें लगा कि अब भी स्थिति निराशाजनक है। तुम एली की बड़ी बहन हो, उसने पहले भी तुम्हारा जिक्र किया है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लड़के का दोस्त हूं जिसकी बहन इतनी खूबसूरत है, डायन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वीनस शर्मा गई। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी ये शब्द नहीं सुने थे, लेकिन डायन की आंखों की पवित्रता और उसकी गंभीरता ने उसे एक ऐसा करिश्मा दिया जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। अंकल एल ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है छोटी वीनस, डायन ही वह है जिसे मैडलीन प्यार करती है। तुम्हें बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। ये तुम हो। हम सब ने सोचा था कि तुम मर चुके हो, वीनस ने हौंफते हुए कहा। डायन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मेरे पास दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मेरे पास उन दोनों की मदद करने का कोई तरीका होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। डायोन का चेहरा कठोर हो गया। चूंकि डायन के पास अपने गुरु का कौशल नहीं था, इसलिए उसके लिए मेमोरी सर्च तकनीक का इस्तेमाल करना मुश्किल था। कोई भी मामूली प्रतिरोध, चाहे वह बेहोशी में ही क्यों न हो, उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए अगर वह ऐसा करता तो सबसे अच्छा होता अगर एवा अक्षम हो जाती। एवा की यादों को देखते हुए डायन कांप उठा।
उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के विश्वासघात पर उसके दर्द को महसूस किया और उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था जब उसने उसके बाद की घटना देखी। एली की यादों को याद करते हुए वह लगभग पागल हो गया। उसके दांत एक दूसरे से टकराने लगे और उसका जबड़ा तनाव के कारण चरमराने लगा। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और कमरे में हत्या की गहरी भावना भर गई। तूफान परिवार। डायन की आभा के कारण अंकल एल भी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अगर वे एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो उनके शरीर कटकर शून्य हो जाएंगे। क्या ये सचमुच वह आदमी है जिसे ओलिवर ने मारा है? वे तो एक ही स्तर के भी नहीं हैं। वीनस ने कांपते हुए सोचा। वीनस ओलिवर से कई बार मिल चुकी थी। डायन की तुलना में वह सड़क के किनारे चींटी की तरह हो सकता था। ये कैसे समझ में आया? एवा की यादों को याद करने के बाद डायन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। बाल, टैमी, स्टॉर्म परिवार, अकेहिको, ओलिवर, कामी परिवार, सेपियंटिया परिवार, दायु परिवार। एक क्षण में 10 औषधीय गोलियां प्रकट हुईं। ये आत्मा को स्वस्थ करने वाली गोलियां हैं, लेकिन इनकी शक्ति, ये पर्याप्त नहीं है, अंकल एल ने सोचा। डायन की आंखें सोने की तरह चमक उठीं, हर गोली के इर्द गिर्द दसियों छोटी छोटी परतें दिखाई देने लगीं। वे हवा में तैरने लगीं, धीरे धीरे टूटकर अपने मूल अवयवों में बदल गईं। यह जन्मजात अरोरा है। रुको, समय की इच्छा नहीं, कीमिया करने के लिए सरणियों का उपयोग करना। रुको, क्या ये दोनों है? वीनस चौंक गई। अंकल एल ने अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोकते हुए कांपते हुए कहा, यही तो मेरा मतलब था। जब तक आप सरणी को नहीं समझते तब तक आप कीमिया के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते, और इसके विपरीत डायन कमजोर गोलियों को मिलाकर एक मजबूत गोली बनाकर सचमुच स्वर्ग की अवहेलना कर रहा है। यह हास्यास्पद है। समय के प्रति उनकी इच्छा किस स्तर पर है? यह इच्छा इतनी दुर्लभ है कि मेरे पास इसका अंदाजा लगाने का कोई तरीका नहीं है। यही कारण है कि डायोन को पिल कंडेंसेशन तकनीक को समझने में पूरा आधा महीना लग गया। न केवल इसके उपचार गुण को मजबूत करने के लिए उसे अपनी ऑरोरा लपटों की आवश्यकता थी, बल्कि उसे समय की इच्छा को समझने की भी आवश्यकता थी, जो एक अतुलनीय रूप से अमूर्त इच्छा थी। जैसे कि यह पहले से ही पर्याप्त नहीं था, उसे गोलियों के बारे में पूरी तरह से समझने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने गोलियों के सिद्धांत और कीमिया पर ध्यान लगाने में कई दिन बिताए। अंत में अंतरिक्ष, आकाश, वायु और तलवार की इच्छाशक्ति को समझने में जितना समय लगा, उससे भी अधिक समय लगा। जब गोलियां अंततः पूरी तरह से अलग हो गईं तो डायोन के माथे पर पसीने की बूंदें गिर पड़ीं। फिर विशाल सरणी ने सब कुछ ढक लिया। गोलियों के हिस्से एक ही रूप में संघनित होने लगे, एक पवित्र प्रकाश उस पर चमक रहा था। डायन नहीं चाहता था कि स्वर्ग की घंटी बजे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह पूरी ताकत से नहीं जाता तो एवा शायद न उठे। झनकार, झनकार, स्वर्ग की झनकार, उसने ये कर दिखाया। वीनस को आश्चर्य हुआ। अंकल एल डायोन के पास खड़े होकर खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे थे। तारांकन, तारांकन। डेलिया ने चांद की ओर देखा, घंटियों की आवाज सुनी। क्या ये वही हो सकता है? फिर उसने अपना सिर कड़वाहट से हिलाया। बड़े संप्रदाय टूर्नामेंट के लिए यहाँ कितने प्रतिभाशाली लोग हैं, यह उनमें से कोई भी हो सकता है। आपको लगता होगा कि मैंने अब तक उम्मीद करना छोड़ दिया होगा। मुझे सेपियंटिया पीक पर जाना चाहिए ताकि मैं कल सुबह मेडेलिन की मदद करने के लिए तैयार हो सकूं। तारांकन, तारांकन। एली के कमरे में वापस आकर डायोन अपनी ऑरोरा ज्वाला का उपयोग करके धीरे धीरे एवा के शरीर में गोली प्रसारित कर रहा था। 1 घंटे बाद एवा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अवा, डायोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने घबराहट में कहा। रुको, क्या? डायोन। एवा की आंखों में अविश्वास की चमक थी। खुद को नियंत्रित न कर पाने के कारण वह उछली और डायन को कसकर गले लगा लिया। जब डायोन उस कोमल अनुभूति का आनंद ले रहा था, अंकल आयल शर्माकर दूर चले गए। वीनस ने चिढ़ाते हुए तिरस्कारपूर्वक खांसते हुए कहा, तुम्हारे पास निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाएं हैं। एवा को अंततः एहसास हुआ कि वह नग्न थी और वह चिल्लाई, आह, तुम विकृत हो। उसने अपना शरीर कंबल के नीचे छिपा लिया और कोने में सिमट कर बैठ गई। उसका लाल चेहरा उसके बालों से मेल खा रहा था। डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत जल्दी चले गए, मैं इसका आनंद ले रहा था। हंफ, रुको, जब तक मैं मेडेलिन को नहीं बताता, वह तुम्हें सही कर देगी। रुको, तुम्हें पता है कि वह जल्द ही शादी करने वाली है न? आज कौन सा दिन है? डायोन का चेहरा विकृत हो गया। विवाहित? अंकल आयल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परिस्थिति के कारण आपको बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेडेलिन की कल शादी हो रही है, जो बिग सैक टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह होगा। बड़ा संप्रदाय टूर्नामेंट। लगता है कि मैं एक दिन में 2 काम कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। मेडेलिन को बचाओ और उस दुनिया में प्रवेश करो जिसे वे जल्द ही खोलने जा रहे हैं। इस बार यह कठिन होगा डायोन। मेरी बहन जैसी वरीयता प्राप्त प्रतिभाएं इसमें भाग ले रही हैं, और स्टॉर्म परिवार में अचानक से बहुत सारे नए सदस्य आ गए हैं। स्टॉर्म परिवार का जिक्र सुनकर एवा कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह उन्हें बहने नहीं दे रही थी।
डायन ने ये देखकर उसके घुटने को धीरे से छुआ। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है एवा, मुझे पता है कि क्या हुआ था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम उसे अपने हाथों से मार सको। मैं वादा करता हूँ। हालांकि उसने वीनस से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उसकी आंखों में उसका मतलब समझ सकती थी। एली के कांपते शरीर की ओर देखते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। एवा ने आश्चर्य से ऊपर देखा, लेकिन डायोन के चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव देखकर वह अंततः अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, आपकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मुझे अब एली को बचाना होगा। डायोन बिस्तर पर चला गया, हल्के से एली की छाती को छुआ और उसकी अरोरा लपटों को प्रसारित होने दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। डायोन गुस्से से कांप उठा, लेकिन अपना ध्यान बनाए रखने की कोशिश की। उसकी लपटें उनके उपचारात्मक चरित्र पर केंद्रित थीं, धीरे धीरे और नाजुक ढंग से उसकी कटी हुई नसों और कटी हुई हड्डियों को ठीक कर रही थीं। हालांकि वह इसे ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए औषधीय गोली का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन डायन ने सीख लिया था कि गोलियां आम सर्दी की दवा के समान होती हैं। सभी के लिए एक ही इलाज। हालांकि यह काम करेगा, लेकिन निचले स्तर की गोलियां वास्तव में किसी भी चीज़ में मदद करने के लिए बहुत सामान्य होंगी। यही कारण है कि उच्च स्तर की गोलियां आमतौर पर बहुत अधिक विशिष्ट होती हैं। हालांकि उच्च स्तर की गोलियां सबसे अधिक संभावना अभी भी बहुत सामान्य होंगी। अक्सर दवा कीमिया विशेषज्ञ मामले के आधार पर नई गोली के फॉर्मूले बनाते हैं। कम से कम शीर्ष स्तर के पेशेवर यही करेंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि औषधीय गोलियां विवादास्पद थीं, क्योंकि वे युद्ध में त्वरित उपाय के रूप में बहुत उपयोगी थीं। उदाहरण के लिए, लेकिन डायन एक ऐसे दोस्त के साथ मेहनती होना पसंद करता था जिसकी वह एली की तरह ही परवाह करता था। हालांकि वे एक दूसरे को कुछ महीनों से ही जानते थे, एली के अजीब स्वभाव और दयालु आत्मा ने डायन को छू लिया था। यह एक ऐसा दोस्त था जिससे अक्सर मुलाकात नहीं होती। एली जितना डायन को अपना आदर्श मानता था, डायन भी एली को उसी स्तर पर रखता था। एवा, वीनस और अंकल आइल उत्सुकता से किनारे खड़े होकर देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एली के चेहरे पर रंगत लौट रही है तो वे खुशी से अपनी सांसें रोक रहे थे। एली की आंखें धीरे धीरे खुलीं और वह कराह उठा। डायन, एली ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं मर गया। मुझे उम्मीद है कि बड़ी बहन वीनस खुद को दोषी नहीं ठहराएगी। किस तरह का भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता। वीनस एली की बाहों में आ गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। एली की आंखें अभी भी फोकस से बाहर थीं, लेकिन जब उसने वीनस की आवाज़ सुनी तो वह कांप उठा। वीनस, क्या तुम भी मर गईं? एली ने क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत माफ़ कर दो। एली ने अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया, जबकि डायोन एक और मुस्कुरा रहा था। तुम मूर्ख हो, तुम मेरे साथ यहाँ कैसे मर सकते हो? डायन की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई क्योंकि अंकल आइल की आंखें लाल हो गईं। एवा एक तरफ उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराए, अपने भाई और अपने कथित सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सोचते हुए। वह लंबे समय से जानती थी कि टैमी अपने बड़े भाई से प्यार करती थी, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि टैमी के लिए ऐसे रिश्ते बहुत गहरे नहीं थे। वह शायद ये सोचकर खुद को धोखा दे रही होगी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं, तो क्या इतनी हास्यास्पद बात भी मायने रखती है? एवा को मार्शल दुनिया, उसके सिद्धांतों और उसके सिद्धांतों से घृणा थी। वह अपने पूरे दिल से प्यार करने और उन लोगों की रक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी जिन्हें वह बचाना चाहती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी और को ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं थी। हालांकि जब उसने वीनस और एली को एक दूसरे की बाहों में रोते हुए देखा और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों को अपने अपने तरीके से चोट लगी थी, तो एवा मुस्कुराए। शायद आखिरकार आशा है। सभी के स्वस्थ होने पर डायोन ने गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर किया। कल मैं सेपियंटिया और कामी परिवार से शुरुआत करूंगा। जब सही समय आएगा, मैं स्टॉर्म परिवार को मौत से भी बदतर कुछ देखने को मजबूर करूंगा। तारांकन। अगली सुबह सेंटर पिलर की छत पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फोकस झील चांदी की नावों से भरी हुई थी और सुरंगों में लोग भरे हुए थे, जो घने ठंड और गिरती बर्फ से बेफिक्र होकर भव्य आयोजन की ओर बढ़ रहे थे। पिल्लर परिवार के नेता कामी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे सम्मानपूर्वक चल रहे थे। यहाँ तक कि हजारों की भीड़ भी उनके लिए अलग रास्ता बनाना जानती थी। यहीं पर बड़े संप्रदाय के बुजुर्ग कामी, बड़े संप्रदाय के बाकी प्रतिनिधि वीआईपी क्षेत्र में हैं। ये वाकई बहुत मज़ेदार है। आमतौर पर सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक ही पर्याप्त होता था, लेकिन आज वे सभी आए हैं क्योंकि वरीयता प्राप्त प्रतिभाशाली लोगों ने भाग लेने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि आपके बेटे की होने वाली पत्नी के लिए बहुत से प्रेमी हैं। उसने कामी भगवान के कुल को गौरवान्वित किया है। हालांकि हम केवल शाखाएं हैं, लेकिन अगर वह कड़ी मेहनत करता रहे और सुधार करता रहे तो हमें विश्वास है कि वह एक दिन उस शिखर तक पहुंच सकता है। मुझे उम्मीद है कि वह हमारी शाखा के इरादों को निराश नहीं करेगा। कामी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बेशक बेशक।
वह बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है। वास्तव में वह अब नींव चरण की 9वीं परत तक पहुंच गया है, क्योंकि उसका देव स्तर का खून धीरे धीरे और अधिक जागृत हो रहा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इतना युवा शिखर फाउंडेशन स्टेज विशेषज्ञ, वह कई जगहों पर अपना सिर ऊंचा कर सकता है। कामी परिवार के 2 सदस्य एक बॉक्स लुकआउट पर पहुंचे। ये फोकस अकादमी का सबसे ऊंचा स्थान था और यहाँ से एक विशाल स्टेडियम दिखाई देता था। आज बादल इतने घने थे कि बीच के खंभे का निचला हिस्सा ऊपर के दृश्य से कट गया था। सफ़ेद रंग का एक समुद्र ऐसा लग रहा था मानो छत बादलों पर तैर रही हो, जिस पर धीरे धीरे गिरती बर्फ ने जोर दिया। आह, बड़े संप्रदाय के बुजुर्ग कामी, आप काफ़ी फैशन के हिसाब से देर से आए हैं। अगर आप मुख्य कामी शाखा का हिस्सा होते तो मैं समझ सकता था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस संदर्भ में ये थोड़ा अपमानजनक है? एक मोटा, मजबूत आदमी बोला जैसे ही उसने बुजुर्ग कामी को बॉक्स लुकआउट में प्रवेश करते देखा। ये जानते हुए कि वहां उसके लिए कोई जगह नहीं है, कामी ने सिर झुकाया और तुरंत वहां से चला गया। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा ऑर्बिस। क्या तुम्हारा वरीयता प्राप्त शिष्य अभी भी हमेशा की तरह आलसी है? एल्डर कामी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ऑर्बिस जवाब देने ही वाला था कि एक स्त्री आवाज ने उसे रोक दिया। बहस करने से कोई फायदा नहीं। हालांकि हमें नहीं पता कि आजकल तुम इतने घमंडी क्यों हो, लेकिन ये सच है कि हम बड़े संप्रदायों के प्रतिनिधि हैं। आपस में झगड़ना युवाओं के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। मेरा विंडब्लेड संप्रदाय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अन्य 3 बुजुर्ग उस दृश्य को देखकर केवल अपना सिर हिला सके जिसे उन्होंने अक्सर देखा था। कुछ और न कहते हुए चाहों बुजुर्ग अपनी सीट पर बैठ गए। अर्थबाउंड, विंडब्लेड, डिस्ट्रक्शन, ग्रीन ब्लेड, फायर स्वॉर्ड और इन्फिनिट आर्च संप्रदाय सभी वहां मौजूद थे। अब शादी समारोह शुरू होने का समय आ गया था। कामी के लिए यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि अन्य संप्रदाय के नेता ये देखने के लिए उत्सुक थे कि किसकी प्रतिभा किससे बेहतर है। यही कारण था कि वे पहले स्थान पर आए थे। शिष्यों की भर्ती का विचार, जो उनके दिमाग में असली उद्देश्य होना चाहिए था, वास्तव में उनके विचारों से सबसे दूर की बात थी। धीरे धीरे भीड़ अपनी सीटों पर बैठने लगी। किसी ने भी बादलों के बीच बैठे एक युवक पर ध्यान नहीं दिया, जो बॉक्स लुकआउट से भी ऊपर था और एक अतुलनीय शांत निगाह से दृश्य को देख रहा था, जबकि वह अपने जलते हुए क्रोध को भड़का रहा था। ड्रेसिंग रूम में काले कपड़े पहने एक लड़की को जैतून के रंग की त्वचा वाली एक लड़की और एक गोरी त्वचा वाली लड़की द्वारा तैयार किया जा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे सभी लोग चौंक गए। अकेहिको मुस्कुराते हुए अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने मैडलिन की पोशाक का रंग देखा तो उसकी मुस्कान बदसूरत हो गई। मेयंग, डेलिया, एक क्षण के लिए हमें छोड़ दो, अकेहिको ने कठोर स्वर में कहा। उन्होंने मैडेलिन की ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल एक सौम्य मुस्कान ही दिखाई दी। तुम लोग जा सकते हो, मैं वैसे भी तैयार हूँ। मुझे अंततः उससे निपटना ही होगा। मैडेलिन की आवाज़ कांप रही थी। ये स्पष्ट था कि आज उसका कांपना बहुत ज्यादा था। वह जो महसूस कर रही थी उसे नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लगातार मुश्किल होता जा रहा था। दोनों लड़कियां बाहर चली गईं और अकेहिको धीरे से दरवाजे तक गया और उसे बंद कर दिया। क्या तुम उसके लिए काला कपड़ा पहन रही हो? अकेहिको ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें तो जवाब पहले से ही पता है, तो फिर तुम पूछने की जहमत क्यों उठा रहे हो? थप्पड़। मैडलिन कमरे में लुढ़क गई, उसका चेहरा जल रहा था। उसकी नाजुक त्वचा पर खुरदुरे हाथ के टकराने का एहसास उसके दिमाग में समा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना रुके बार बार इसका अनुभव कर रही थी। उसने कोई आवाज़ नहीं की और धीरे से उठी और अपने होठों से खून पोंछा। विरोध करने का कोई मतलब नहीं था, उस समय उसके पास अपनी साधना तक पहुंच नहीं थी। उसे बस अपने शरीर में जलन महसूस हुई, जैसे कि उसके गले में लावा डाला जा रहा हो। फिर भी उसकी त्वचा अभी भी बहुत ठंडी महसूस हो रही थी, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह उसके पूरे जीवन में महसूस किया गया सबसे बुरा अनुभव था। कटे हुए होंठ और चोटिल चेहरे के साथ मेरी शादी में शामिल होना कितना शर्मनाक है। तुम्हें लगता है कि मैं इसे ठीक से कवर करने की जहमत उठाऊंगा? हम लोगों को दिखाएंगे कि तुम असल में कौन हो। अकेहिको गुस्से से कांप उठा, फिर उसने मैडलिन की थोड़ी पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। उसने जबरदस्ती उसका मुंह खोला और उसमें एक दवाई की गोली ठूंस दी। जब तक उसने उसे निगल नहीं लिया, उसने उसे सांस लेने नहीं दिया। जब अकेहिको को लगा कि गोली ने काफी अच्छा काम किया है, तो उसकी गुस्से भरी नज़र वासना में बदल गई। वह उसके ऊपर खड़ा हो गया, उसकी आंखें किसी जानवर जैसी ही थीं। मैडेलिन ने अपना जबड़ा कस लिया, लेकिन उसकी दृष्टि लाल हो रही थी। क्रोध, अपमान, क्रोध जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अकेहिको ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम इस लड़ाई में क्यों उलझी रहती हो। आज रात मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारा पहला चुंबन, तुम्हारा कौमार्य, तुम्हारी इच्छा। वास्तव में आज रात जब चांद निकलेगा तो तुम एक राक्षस की तरह हो जाओगी। शायद तुम ऐसी चीजें आजमाना चाहोगी जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा
था। अभी आप अपना छोटा सा विद्रोह जारी रख सकते हैं, वैसे भी यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। अकेहिको के चले जाने पर भी मैडलिन फर्श पर गिर पड़ी और रोने से इनकार कर दिया। दरवाजा खुलने के बाद मेइंग और डेलिया अंदर भागने से पहले अकेहिको को ठंडी निगाहों से देखते रहे। बड़ी बहन, वे दोनों एक साथ चिल्लाए। मैडेलिन मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ, मैं बस उस हरम के बारे में सोचकर घबरा गई जो कुछ सालों में मेरा होगा। डेलिया और मेइंग केवल उदास मुस्कान ही दे सकते थे, लेकिन वे कुछ भी करने में असहाय थे। अकेहिको तैयारी के लिए समारोह स्थल की ओर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम सोच रहे होगे कि ठीक होने के बाद तुम मुझे हरा पाओगे। शायद मुझे मार भी दोगे और बाद में किसी और आदमी से शादी भी कर लोगे। मुझे तुम्हें निराश करने के लिए खेद है, लेकिन आज रात तुम वाकई सब कुछ खो दोगे, जिसमें तुम्हारी सारी साधना और क्षमता भी शामिल है। इसके बाद मैं इसका उपयोग टूर्नामेंट के दूसरे दिन अपना दबदबा बनाने के लिए करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि बिग सैक्स को पता चले कि यह सिर्फ मेरी प्रतिभा नहीं थी जिसने मुझे वरीयता प्राप्त स्थान दिलाया, बल्कि यह मेरी ताकत भी है। अकेहिको के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसने अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत ला दी है। तारांकन तारांकन, संगीत बजना शुरू हो गया। सुंदर तार कम से कम तीसरे स्तर तक भीड़ में गूंज रहे थे, जिससे उन्हें शांति का एहसास हो रहा था। अकेहिको भीड़ के सामने मंच पर चले गए। उन्होंने सोने और सफ़ेद रंग से सजी चांदपोआ पहनी थी और गर्व से खड़े थे। भीड़ की निगाहें एक तरफ श्रद्धा और दूसरी तरफ गहरी नफरत और ईर्ष्या से भरी थीं। वे पूरी तरह से कामना कर रहे थे कि वे उस पल में अकेहिको बन सकें। शादी वास्तव में एक कोलिजियम में आयोजित की गई थी, हालांकि भूतल स्तंभ परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था क्योंकि प्रतियोगिता के मंचों को अत्यधिक सजावट, जगह की मेजों और अंतहीन भोजन और पके हुए सामानों के लिए बदल दिया गया था। बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग भी कोलिजियम के फर्श पर बैठे थे और अकेहिको को घृणा और ईर्ष्या से देख रहे थे। वह प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन वह अभी भी बहुत कमज़ोर और युवा है, इसलिए उसे वरीयता प्राप्त प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता। हम टूर्नामेंट के दौरान उसे बुरी तरह हरा देंगे। अन्य वरीयता प्राप्त प्रतिभाओं ने लेहाबिम के साथ भारी सहमति में सिर हिलाया। उन सभी को एल्विन वन में बहुत ही भाग्यशाली मुठभेड़ें मिली थीं, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई थी। उनका सांत्वना पुरस्कार दिखावा करना और ये देखना होगा कि उनमें से कौन सबसे अच्छा है। भीड़ में एवा, एली और वीनस घबराए हुए दिख रहे थे। वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो जानते थे कि डायन जीवित है और उन्हें पूरा यकीन था कि वह ऐसा जारी नहीं रहने देगा। लेकिन चाहे उन्होंने जो भी सोचा हो, उनकी कोई भी सोच उसकी जीत में तब्दील नहीं हुई। अगर उसने मैडेलिन को बचाया तो उसे फिर से मारे जाने से पहले कितना समय लगेगा। भले ही वह अब ओलिवर को हरा सकता है, ओलिवर के पिता का क्या? अकेहिको के पिता का क्या? अगर अन्य स्तंभ परिवार भी इसमें शामिल हो गए तो क्या होगा? और क्या अकेहिको अब एक बड़े संप्रदाय का हिस्सा नहीं है? वे उसे हजारों लोगों के सामने कैसे धोखा दे सकते हैं? वे इस तरह शर्मिंदा होने के बजाय मरना पसंद करेंगे। चिंता की लकीरें मिनट दर मिनट बढ़ती जा रही थीं, जब चेंगली अकेहिको के पीछे चला आया और चुपके से उसे अंगूठी थमा दी। ऐसा लग रहा था कि यह एक बहुत ही सुव्यवस्थित शादी होगी, संभवतः मैडलिन को नियंत्रण में रखने के लिए। आसमान से हल्की बर्फ गिरती रही। हालांकि किसी अजीब जादू से जमीन पर बर्फ की शुद्धता बनी रही, बिना गंदगी किए। साथ ही खाने की मेज़ों पर गर्मी बनी रही, मानो बर्फ के टुकड़े उनके 1 मीटर के दायरे में भी ना आ सकें। जैसे ही संगीत तेज हुआ, वहां बर्फ का स्वर्ग जैसा माहौल हो गया। जब मैडेलिन सामने आई तो भीड़ सम्मान में खड़ी हो गई। हालांकि जो सांसें सुनाई दे रही थीं, उसके बाद अंतहीन फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। यह उसकी सुंदरता के कारण नहीं था, बल्कि वह जो स्पष्ट बयान दे रही थी, उसके कारण था। चाहे यह उसका इरादा था या नहीं, ऐसा महसूस हुआ जैसे कामी और सेपियंटिया कुलों के चेहरों पर तमाचा मारा जा रहा हो। उसने काला पहना है। उसके पिता उसे साथ नहीं ले जा रहे हैं। केवल 2 छोटी लड़कियां हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। ये बेचारी लड़की का आखिरी विद्रोह होगा। जो कुछ भी कहा गया, उसके बावजूद मैडलिन शुद्धतम लिली की तरह थी। वह अछूती, बेदाग थी। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उसका थोड़ा पीला रूप भी उसे खामियों की हद तक फीका नहीं कर सका। बीमारी में भी वह एक दिव्य देवी थी। उसकी निगाहें भावहीन थीं और उसके कदम दृढ़ थे। हालांकि उसका शरीर अगोचर रूप से कांप रहा था क्योंकि वह खुद पर से नियंत्रण खोने लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे इसे संभालना होगा। कम से कम उसने डायन को अपमानित करने से मना कर दिया। सेपियंटिया परिवार के लोग उसके चेहरे पर चमकीली मुस्कान लिए उसे देख रहे थे, लेकिन उसने उनकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और अपने गंभीर पथ पर चलती रही। जेसिका ने प्रशंसा करते हुए कहा, हमारी देवी सचमुच शक्तिशाली हैं। वह इसकी हकदार नहीं है, वह मेरी हकदार है। मैं उसे खुश कर सकता हूँ। हाशिम ने बुदबुदाया। मैंने अपना विचार बदल दिया है, भले ही इसका मतलब युद्ध हो। मैं सीधे अकेहिको को मार डालूंगा। लेहाबिम ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा। हाँ ठीक है,
तुम्हारे गुरु तुम्हें ऐसा करने से पहले ही रोक देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि सार संग्रह क्षेत्र एक मजाक है? ओर्बिस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम सभी को एक अकेली महिला ढूंढनी चाहिए, जैसी मैंने अपने प्यार के साथ ढूंढी है। तुम्हारा प्यार कौन है? जब प्रतिभाशाली लोग धीमी आवाज में युद्ध कर रहे थे, मैडेलीन चौड़ी सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। कोलिजियम में सन्नाटा था क्योंकि उसके नाजुक और अकेले कदम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। डेलिया और मेयंग भूतों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। वे चुपचाप एक तरफ खड़े थे क्योंकि सेपियंटिया परिवार का मुखिया अपनी बेटी के रवैये को देखकर केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकता था। उसने सोचा कि जब वह इस लड़ाई को बंद करने के लिए सहमत हो गई है तो उसे ठीक होने पर अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भोला था। उसने कभी भी अपने या उसके लिए ऐसा नहीं किया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह जीवित रह सके और उस मृत लड़के का कर्ज चुका सके। पिलर परिवार के मुखिया कामी मंच पर गवाह के तौर पर खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि मैडलीन ने सब कुछ ठीक कर लिया है और उसने कोई खास हंगामा नहीं मचाया है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में गूंज रही थी। आज हम सेपियंटिया परिवार और कामी परिवार को एक साथ लाने के लिए एकत्र हुए हैं। बिग सैक टूर्नामेंट के लिए विचार करते हुए जल्द ही पति पत्नी बनने वाले नए जोड़े ने एक छोटे लेकिन शानदार समारोह का फैसला किया है। हालांकि यह आमतौर पर निजी तौर पर किया जाता है, हम चाहते हैं कि आप सभी उनके पवित्र मिलन के साक्षी बने। इसलिए विवाह लाइसेंस पर यहीं और अभी हस्ताक्षर किए जाएंगे। कामी ने अपना हाथ हिलाया। नौकरों का एक समूह पीछे के कमरे से बाहर आया, जिसके पास एक मंच था, जिस पर एक पंखदार कलम के अलावा चर्मपत्र का एक मोटा टुकड़ा रखा हुआ था। छोटी मैडलीन, जल्द ही हम पिता और बेटी बन जाएंगे। कामी परिवार में शादी करने वाली एक महिला के रूप में आपको हमारी परंपराओं का भी पालन करना चाहिए। कामी भगवान कबीले में रक्त रेखाओं, विशेष रूप से भगवान स्तर के रक्त को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे बेटे ने अपने भगवान के रक्त को 20% तक जागृत कर दिया है, जो मुख्य शाखा में प्रतिभाशाली लोगों के बराबर है। भीड़ में बड़बड़ाहट भर गई। वह इतना शक्तिशाली है, शायद वह लेडी सेपियंटिया से शादी करने के लायक है। बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों ने दांत पीसकर सहन किया। इस तरह कामी भगवान कबीले के विवाहों के लिए रक्त से विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करके पूर्वजों की स्वीकृति प्राप्त करना प्रथागत है। केवल एक उंगली चुभोने की आवश्यकता होगी। जोड़े के समाप्त होने के बाद हम उत्सव शुरू कर सकते हैं। उचित दावत के बाद टूर्नामेंट शुरू होगा। भीड़ ने देखा कि कैसे अकेहिको ने पंखदार कलम उठाए और अपनी उंगली चुभोकर खून से अपना नाम लिखा। चर्मपत्र स्वर्ग के साथ गूंजने लगा, मानो अकेहिको का खून स्वर्ग ने ही दिया हो। हाँ, जैसा कि कामी संप्रदाय के बीजित प्रतिभा से अपेक्षित था। अनुबंध अभी पूरा भी नहीं हुआ है, फिर भी उसने पहले से ही पूर्वजों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। बड़े संप्रदाय के बुजुर्ग कामी ने बॉक्स लुकआउट से जोर से कहा। अकेहिको ने अपनी आंखों में सौम्यता के भाव के साथ कलम मैडलीन को दे दी, लेकिन मैडलीन के चेहरे पर तिरस्कार की चमक उभर आई, क्योंकि उसने उसकी आंखों में वासना के भाव देखे। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कांपते शरीर को स्थिर करने की कोशिश की। हालांकि उसका चेहरा अतुलनीय रूप से शांत था, लेकिन उसका दिल भावनाओं के तूफान से भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह खून निकालने के लिए अपने हाथ को स्थिर नहीं कर पा रही थी। मैडेलिन के प्रति सहानुभूति रखने वाले कई लोग आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। जैसे ही मैडेलिन हार मानने वाली थी और अपनी उंगली की नोक से भी बड़ा निशाना इस्तेमाल करने वाली थी, एक हल्की सी आवाज़ गूंजी जिससे उसके रोके हुए आंसू बहने लगे और भावनाओं की लहरें उस पर टूट पड़ीं। रुको रुको रुको, क्या हम इस बारे में एक पल बात कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप पूरी तरह से सुव्यवस्थित शादी चाहते हैं, लेकिन किस तरह की शादी में पहले यह नहीं पूछा जाता कि भीड़ क्या सोचती है? मैं मार्शल वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता, लेकिन इंसानों की दुनिया में हमारे पास लास वेगास नाम की एक जगह है। आप उन्हें सुव्यवस्थित विवाहों के राजा के रूप में सोच सकते हैं। और यहाँ तक कि वे पूछते हैं कि क्या कोई बात करना चाहता है या हमेशा के लिए चुप रहना चाहता है। और यहाँ मैं कामी परिवार पर भरोसा कर रहा था कि वे उचित प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। मुझे तुम लोगों पर इतना भरोसा था कि मैंने अपनी औरत की शादी किसी हरे हुए आदमी से कर दी। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कितनी हंसी का पात्र बनूंगा। आवाज़ से टपकता व्यंग्य सभी के लिए स्पष्ट था। वास्तव में ऐसा नहीं था कि यह आवाज़ बिल्कुल गलत थी। कामी और सेपियंटिया कबीले ने चुपचाप असहमतिपूर्ण राय न पूछने का फैसला किया था, ये जानते हुए कि भीड़ में मौजूद युवा अभी भी बहुत उपद्रवी थे। हालांकि सभी ने दो विशाल कबीलों को नाराज करने के डर से इसे अनदेखा करना चुना था। आखिर कौन इतना साहसी था कि ये बातें कह सके? क्या वे जीने से थक गए हैं?